तो वो डर था कि डे वन पे आउट हो गया। बास्केट जो है पूरा पूरा धीरे धीरे अब शिफ्ट करता जा रहा है, थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ, इंग्लिश टफ पूछी गई इस बार। हाथ में लेकर के चलना है, मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेज। तो वहाँ थोड़ी खुशी हुई कि हाँ चलो स्पिनिंग तो हो गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चिरंजीवी क्लासेस। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आज मैं आप लोगों को मेरे स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है गौतम जोशी। और ये मेरे से 8 महीने पहले मिला था ऑफलाइन क्लासेस में, जब मैंने डिफेंस पहली बार पढ़ाना चालू करा था। उससे पहले मैं एसएससी पढ़ाया करता था। जब मैंने डिफेंस सर्विसेज को पढ़ाना चालू करा तब मैंने सबसे पहला स्टूडेंट जो मेरा रहा था इनविक्टा डिफेंस एक्सीलेंस एकेडमी में, वो गौतम जोशी था। सबसे पहले तूने शायद क्लास अटेंड करी थी ना? हाँ, तो एक ही स्टूडेंट था उस टाइम पे जिसने मेरी क्लास अटेंड करी थी। 2 और थे, वो भी आ रहे हैं अभी। तो गौतम ये मेरा स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने पेपर क्लियर करा और मात्र 2 से ढाई महीने में इसने पेपर क्लियर करा। तो गौतम, क्या स्ट्रेटेजी तेरी रही थी वो थोड़ा सा बता स्टूडेंट्स को, ताकि आने वाले जो एफकेट का पेपर है, बच्चे जो भी टारगेट कर रहे हैं, और अभी को देखते हुए बताना कि अभी जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, कौन सी चीज टफ आ रही, ठीक है, क्या क्या वेटेज रहता है, पूरा वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर बच्चों को, जिससे बच्चे इंस्पायर हो, थोड़ा सीखें समझे क्या है क्या नहीं है। पहले जब मतलब एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो चल रही है क्लासेस, चिरंजीवी क्लासेस सर जो पढ़ाते हैं एकदम बढ़िया, गाइड भी अच्छे से करते हैं। तो ओवरऑल मेरी तो मेहनत थी, गाइडेंस पूरी सर की रही है उसके ऊपर। और अगर आपको देखा जाए पैटर्न तो बेसिकली इस समय क्या कर रहा है कि एफकेट भी एसएससी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि लेवल बढ़ाने के लिए कंपटीशन का। तो हमारे समय में जब हमने पेपर दिया था तो उस समय सब लोग का कहना था, मेरा खुद का एज अ फील करना था कि इंग्लिश का वेटेज, इंग्लिश का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। और बाकी मैथमेटिक्स जो नॉर्मल अपनी आती है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो रहती है। एसएससी वाली मैथमेटिक्स पूछ रहा है अभी। अगर तू देखेगा, जैसे अपन अगर देखें एफकेट को, तो तूने क्या नोटिस करा? जैसे तूने 2 बार एफकेट दिया, तो जैसे तूने पिछली बार एफकेट दिया था, एक बार तूने इस बार एफकेट दिया, तो दोनों में तूने क्या मैथ्स को जब तूने देखा तो किस तरीके से देखा, क्या चेंजेस देखे तूने, वो बता थोड़ा सा। कि एसएससी की तरफ तूने जैसे बोला कि शिफ्ट हो रहा है, हालांकि सीरियस टॉक यही है, सीरियस बात यही है कि अभी जो है ना एफकेट जो है पूरा पूरा धीरे धीरे अब शिफ्ट करता जा रहा है, थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ, इंग्लिश टफ पूछी गई इस बार। लेकिन अगर तूने क्या ऑब्जर्व करा मैथ्स में, क्या ऑब्जर्व करा, किस लेवल पे पूछ रहा है पेपर, वो बता थोड़ा सा। मैथ्स में अगर बेसिकली देखा जाए तो पहले ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, डायरेक्ट अगर अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता था, कि घुमा फिरा के नहीं पूछता था। बट एफकेट अब एडवांस हो चुका है, एज ए कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, तो उसने आपको एक लेवल अप कर लिया है। तो जो सर पूछ रहे हैं कि अब उसमें क्या डिफरेंस है पहले से अभी में, तो डिफरेंस यही है कि हमें लगता है कि क्वेश्चन ईजी पूछ रहा है, हो जाएगा सॉल्व एक बार पढ़ने से। बट जब उसको सॉल्व करने बैठते हैं तो वो और डीप में ज्यादा रहता है, तो वहां पर अपना टाइम वेस्ट हो जाता है हल्का सा। उस फेज पर क्या लगता है कि हमारा एक टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, हमें लगता है जल्दी कर लूंगा, बट वो टाइम में कंज्यूम हो जाता है, उससे आगे वाले क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, अब एक चीज ये बता कि जैसे तूने ना पहला टाइम जो था अपना सिर्फ 2 से ढाई महीने में क्रैक कर दिया था, जब अपनी कोचिंग चल रही थी इनविक्टा डिफेंस एक्सीलेंस एकेडमी में, तो तूने 2 से ढाई महीने में पूरा पूरा पेपर जो है ना वो क्लियर कर देगा। बट अभी ईमानदारी से ये बता कि अभी कोई बच्चा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करे, तो तेरे को क्या लगता है अभी के पैटर्न को देखते हुए क्या वो अभी 2 ढाई महीने पेपर क्लियर कर सकता है? अभी के पैटर्न के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। अभी के पैटर्न से तो आपको मैक्सिमम 4 महीने की तो कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए, और उसमें 1 महीना आपको केवल मॉक टेस्ट पर जाएगा, सीरीज पर, टेस्ट सीरीज के ऊपर सारा। तो एक चीज ये बता कि अगर जैसे कोई बच्चा एफकेट को टारगेट करना चाह रहा है, तो वो किन किन सब्जेक्ट को मेन टारगेट बनाए अपना? देखो बेसिकली मैं एक चीज कहूंगा कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स को टारगेट ज्यादा बनाए, क्योंकि उसमें यही स्कोरिंग होते हैं जहाँ पे अपन हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ हम अपना 100% दे सकते हैं। इंग्लिश और जीके तो कुछ भी पूछ सकता है वो, वहां पर जीके तो वी कांट इमेजिन कि वो क्या पूछेगा, और एज्यूम भी नहीं कर सकते। तो वही रहेगा कि इंग्लिश और जीके का रहता है, और आप जहाँ वर्क करना चाहिए आपको ज्यादा, वो रहेगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग, वो स्कोरिंग रहता है। हाँ, तो मतलब मेरे को ये बता कि तेरे को किसने इंस्पायर करा इतना कि तू डिफेंस सर्विसेज पे जाए? सर अगर आपको बताऊं मैं, तो मेरी मतलब फैमिली में कोई भी डिफेंस में नहीं है। बट बचपन से सर, जब मैं नसीराबाद में जाता था तो वहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया है नसीराबाद के, तो वहाँ पर जब ट्रक में फौजी लोग जाते, तो मेरा बचपन से ये था फौजी बनना है, फौजी बनना है, फौजी। बीच में कुछ ऐसी चीजें आई थी जब मेरा फौजी से पुलिस पर चला गया था कि पुलिस बनना है, पुलिस बनना है, राजस्थान पुलिस बनना है। बट फिर क्या हुआ कि सर कॉलेज में आया मैं, तो कॉलेज में मुझे पता चला कि हमारे कॉलेज में एनसीसी है। तो मेरा शुरू से था कि यूनिफॉर्म पहननी है, और जब कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिल रहा है तो मैं भी छोड़ूंगा। तो मैं, हमारे कॉलेज के उसमें एनो सर थे, तो उनके पीछे में लग गया कि सर मुझे एनसीसी चाहिए। उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह किए, हमारे उस समय कॉलेज में रनिंग टेस्ट होते थे, रनिंग टेस्ट लिए, कुछ मेरा इंटरव्यू लिया कि मैं क्या जानता हूँ आर्मी के बारे में, फौज के बारे में।
तो थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन किया, मेरा सिलेक्शन उन्होंने कर दिया, ओके तुम एनसीसी ले सकते हो। तो सर वहाँ तक मेरा इतना था कि हाँ एनसीसी है, करनी है अपने को, अच्छा अपना बेस्ट देना है, 100% देना है। वहाँ तक मुझे नहीं पता था कि एनसीसी से मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे फौज के अंदर, आर्मी के अंदर। और सर एनसीसी ने मुझे, अगर मैं कहूँ तो मेरा जो एक इंक्लाइन होता है आर्मी की तरफ कि टूवर्ड्स दी आर्मी, मेरा जो ज्वाइन करने का, आर्मी और एयरफोर्स ज्वाइन करने का, वो एनसीसी के थ्रू ही रहा है। क्योंकि सर मैंने यूनिफॉर्म पहली बार वहीं पहनी थी, और यूनिफॉर्म पहने कैसा फील होता है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहनने के बाद सर एक पावर आती है अचानक, मतलब एक पावर फील होती है कि हाँ सच में कि समथिंग, वी आर समथिंग। और वो तो एनसीसी की है वो तो एनसीसी की है सर। और जब हमारे सामने सीओ सर, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सर, वो ओरिजिनल आर्मी यूनिफॉर्म ऑलिव ग्रीन पहन के घूमते थे, तो उनको देखकर ऐसे मोटिवेशन लगता था कि ये यूनिफॉर्म अगर मैं पहनूंगा तो कितना शानदार लगेगा। तो सर वहाँ से फिर मैंने सबसे पहले सर कैंप होते हैं एनसीसी में, तो मेरा सबसे बेस्ट कैंप रहा था आरडीसी रिपब्लिक डे। उसमें सर लेफ्टिनेंट जनरल तक की रैंक, 3 स्टार जो रैंक होती है, गाड़ी के ऊपर 3 स्टार लगते हैं, तो उस रैंक तक के ऑफिसर्स जो होते हैं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, तो उनको देखने का मौका मिलता है, और कई सारे ऑफिसर्स वहाँ देखने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है ऑफिसर से। तो उनको देख के ऐसा लगता है ना कि लाइफस्टाइल ऑफिसर्स की है, कि एक चैलेंजिंग होती है, एडवेंचरस होती है, हर डे समथिंग न्यू। ये ऑर्डिनरी लाइफ नहीं कि आज उठने से लेकर रात को सोने तक लाइफ चैलेंजिंग होती है आर्मी में और एयरफोर्स में अगर देखा जाए तो सर आर्मी का मेरा इंक्लाइन वहाँ से आया, मैंने जब कैंप किए। दूसरा सर एयरफोर्स का मैंने जब मैं शूटिंग कैंप करने गया था श्रीगंगानगर में, वहाँ सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन है, तो लकीली हमें चांस मिला वहाँ पर कि उस एयरफोर्स स्टेशन को विजिट करने का। उससे हमारे जो कर्नल सर थे, तो उन्होंने कहा कि लेट्स गो एंड वी हैव अ लुक फॉर दिस एयरफोर्स स्टेशन। हमने कहा ओके सर। फिर हम लोग गए, तो वहाँ पर हमने फाइटर जेट्स को फ्लाई करते हुए देखा था। उनकी एक्टिविटी चल रही थी, स्क्रैम्बल एक्टिविटी होती है, जिसमें वो लोग हर वीकली एक्सरसाइज करते हैं ताकि ऑफिसर्स तैयार रहे हर सिचुएशन के लिए। तो वो हमें देखने को मौका मिला। तो फाइटर जेट्स अब आपके सामने उड़ेंगे, तो वो गूज़बम्प्स वाला एक थी कि हाँ ऑफिस ऐसे बनना है। तो एयरफोर्स का ये रहा कि फाइटर जेट्स आपको सामने उड़ते दिखेंगे, हेलीकॉप्टर चॉपर्स आपके आसपास घूमते रहेंगे ऊपर, आपको उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और एक रेस्पेक्ट आप अंदर जा रहे हो उस एरिया में, इस एरिया का एनवायरनमेंट है। तो वहां से सर बहुत सी चीजें मेरे साथ ऐसी हुई एनसीसी के दौरान कि मतलब दूसरी चीजें भले ही कितनी अच्छी हुई, बट जो एक वे ऑफ लाइफ है वो मुझे उसमें दिखा। तो मेरा इंटरेक्शन जो इंक्लाइन था, मेरा जो इंटरेस्ट था ज़्यादा, वो एनसीसी के थ्रू आया था। और तब से सर यही है कि जब तक मेरे पास है मैं ऐसे ट्राई करता रहूँगा और कर ही रहा हूँ। अच्छा, अब एक चीज ये बता, तूने एफकेट क्लियर करा, उसके बाद तू एसएसबी देने गया, और तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा तेरा एएफएसबी का? सर उसके लिए सर मैंने अपने इनविटा से ही कोचिंग करी थी, क्योंकि इनविटा में ये था कि अगर आप वहीं से करते हो, रिटर्न की एक रिटर्न एग्जाम निकालते हो, तो आपको बेनिफिट है कि 2 वीक का आपको वहाँ से एसएसबी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो उनकी गाइडेंस में सर मैंने वहीं से प्रैक्टिस करी, इनविटा से थोड़ी खुद से मेहनत करी। तो अच्छे से मैं तैयारी करके गया था कि इस बार मैं अगर पेपर निकालना है तो एसएसबी निकालनी है। कॉन्फिडेंट था पूरा, कॉन्फिडेंस पूरा था। वहाँ गए तो सबसे पहले सर डे 1 पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो वो वहाँ पर आए थे, करीब 190 की स्ट्रेंथ थी डे 1 पे। तो वहाँ डर था कि सब, मतलब जब मैं जा रहा था रास्ते में, फ्रेंड से बात करी पूरे रास्ते, तो वो कह रहे थे कि पेपर रिटर्न निकला है, डे 1 पे आउट नहीं होना है, पूरा रिकमेंड हो गया है। तो वो डर था कि कहीं डे 1 पे आउट हो गया, इतनी जो 3-4 महीने की मेहनत थी वो सारी वापस स्टार्ट करनी, रीस्टार्ट पे आ जाएंगे। तो वही सर फिर मैंने D1 पे दिया, 190 के साथ मैंने वहाँ पे कम्पीट किया। तो 190 में से करीब उन्होंने 58 कैरेट्स को अंदर इन किया था। तो वहाँ थोड़ी खुशी हुई कि हाँ चलो स्क्रीनिंग तो हो गया। तो स्क्रीनिंग के बाद सर वहाँ जो 5 दिन का प्रोसेस होता है, वो थोड़ा समझ में नहीं आता किसी को भी। आप ना 100% दे रहे हो, जो एंड ऑफ द डे कॉन्फ्रेंस होगी, जो लास्ट डे आपको पता चलेगा, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। पूरे सर सब सही चल रहा था, सब चीज़ अच्छे से हुई, इंटरव्यू, जीटीओ टास्क, साइट टेस्ट सब अच्छे से हुआ। और जब लास्ट डे कॉन्फ्रेंस आया तो वहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुई कि आप मतलब किस चेस्ट नंबर बुलाते हैं, वो लोग चेस्ट नंबर मिलता है। मेरा 22 था और मेरे ग्रुप में करीब 8 जने थे, तो हमारे ग्रुप में से 3 जने रिकमेंड हुए थे। ऐसे ग्रुप डिवाइड कर देते हैं हम लोग वहाँ पर जाने के बाद, 8 के। तो हमारे 8 का ग्रुप था, उसमें 3 जने रिकमेंड हुए थे और उसी में मैं भी था। तो मेरा 22 था और मेरे ग्रुप से जो रिकमेंड हुए थे उनका 19, 21 और 24 था। तो हमारे ग्रुप में बात चल रही थी कि 4-5 जनों का तो होगा ऐसे करके। तो वो चीज़ मेरे को भी थी कि हाँ मैं अच्छा दिया है, मैंने 100% मेरा बेस्ट दिया है, मुझे कहीं लगा नहीं कि मैं डाउनफॉल है यहाँ पर। तो सबसे अच्छा हुआ जब वहाँ पे चेस्ट नंबर नहीं आया, तो वैसे एक ये लगा कि ये चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है। एसएसबी आप मेहनत करो,
बट एक शुरू में मेहनत कर दो, उसको इतना टाइम मत दो कि आपकी दूसरी चीजें सारी उसके पीछे खत्म हो जाए। मैं इसी चीज पर आने वाला था, मैं तेरे से ये पूछना वाला था कि तूने एफकेट क्लियर करा, फिर अभी तू एफकेट में जब तूने दूसरा तेरा अटेम्प्ट था तो इसमें तेरी क्या प्रॉब्लम्स आई, तूने क्या क्या गलतियां करी जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, बच्चे जब मैं देखता हूँ रिटर्न क्लासेस में आते हैं या फिर जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि एसएसबी की तैयारी करनी पड़ती है और बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। लेकिन एसएसबी में इतना भी मत खो जाओ कि तुम उसके अलावा बाकी चीजों को भूल जाओ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बता बच्चों को कि किस तरीके से मैनेज करें टाइम। और आजकल लोगों को ये लगता है, पहले लोगों को ये लगता था कि एफकेट बहुत ईजी है, 2 महीने में क्लियर हो जाएगा, सीडीएस बहुत ईजी है कि कुछ भी पढ़ो हो जाएगा पेपर क्लियर। बट अभी कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, तो आपको एसएसबी भी मेंटेन करना है, आपका रिटर्न भी मेंटेन करना है। तो तेरे से क्या गलतियां हुई है जो तेरे को लगता है कि यार ये मेरे से गलतियां हो गई, तो वो बच्चों को नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ा सा उनको गाइड कर कि उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली तो देखो बताऊंगा आपको कि जैसे मेरा 17 ऑफ फेब को मेरा एसएसबी था और 23 फेब को मेरा एफकेट पेपर था। तो 5 दिन का एसएसबी होता है, 17 से आप ले लो 22 तक मेरा एसएसबी था। और 23 को मुझे वापस यहाँ जयपुर आकर के, और मेरा एफएसबी मैसूर था, बेंगलुरु मैसूर। तो वहाँ से मुझे 23 को यहाँ पहुँच करके सुबह मॉर्निंग में पेपर देना है, मॉर्निंग की शिफ्ट है। तो मेरी जो गलती रही थी, मैंने क्या करा था कि यार पेपर तो निकल गया है, एसएसबी को 100, अब सभी कहते थे कि 100% देना है, अपना 100% देना है एसएसबी में। तो मैं शुरू जब से मतलब पेपर निकलने के बाद से मैं केवल एसएसबी की तैयारी करने लग गया, कि उससे पहले मेरी एक स्पेशल एंट्री भी थी। तो मुझे कहा गया कि एसएसबी की तैयारी करो, निकल जाएगा, 100% दो अपना। तो मैंने क्या करा कि थोड़ा स्टडीज को थोड़ा साइड में कर दिया और पूरा फोकस मेरा इंटरव्यू पे कर दिया। तो स्टडीज से मेरा जो वो था एक डेली रूटीन में था, वो निकल चुका था। वो चीज़ मैं आपको, वो जो गलती मैंने करी कि उसको मैंने साइड में कर दिया, वो नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब मैंने पेपर देखा, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे एटलीस्ट 1-2 मॉक टेस्ट देने चाहिए थे उस चीज़ में, मैंने जो फील करा। और मैंने क्या करा कि एसएसबी से पहले केवल एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी। एक बार भी रिटर्न के बारे में नहीं सोचा। सर कहते थे मेरे को कि बेटा रिटर्न का भी ध्यान रखना, वापस तेरा रिटर्न पेपर है उसको भी निकालना है। तो मैं सर कहता था सर इस बार मेरे को 100% देने दो, मैं इसमें कर दूंगा, मेरा हो जाएगा, मेरे को है कॉन्फिडेंस है, मैं इसमें निकाल दूंगा। बट ये चीज है कि एसएसबी इज अनप्रिडिक्टेबल, उसको कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल, और मैं इसको ये बता रहा था, और ये एक्चुअली सच में ये एसएसबी जो है ना अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कहाँ कमी रही है, हालांकि बच्चा थोड़े टाइम बाद पहचान जाता है कि यार यहाँ कमी हो सकती है, बट उस टाइम के लिए जब आप कॉन्फिडेंस आउट होते हो तब आपको ऐसा लगता है कि यार क्या हुआ। बट ये है कि फेलियर्स देखता है, हर इंसान फेलियर देखता है, फेलियर इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। मैंने बहुत फेलियर देखे हैं, हालांकि इसने भी एक फेलियर देखा, इस फेलियर से इसने बहुत कुछ सीखा। अब इसको जो मैं समझा रहा था बहुत टाइम से कि ये चीज ऐसे कर ले ऐसे कर ले, अब जाकर के वो चीज समझा है। और बस यही है, रिटर्न पे ज्यादा ध्यान देना है, इंटरव्यू को 10 दिन पहले टाइम देना है अपना। 10 दिन पहले नहीं, उसको भी पूरा 100% देना है अपना टाइम, बट साथ में लेकर के चलना है, मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस पर भी बच्चों को ध्यान देना पड़ता है। तो वो चीज़ है। तो ये था मेरा स्टूडेंट गौतम जोशी, जिससे मैंने आप लोगों को मिलवाया और आप लोगों तक गाइडेंस पहुंचाई कि क्या क्या होता है पेपर जो है उसमें, आपको किस तरीके से पूरा एफर्ट लगाने होते हैं किन किन सब्जेक्ट्स पे, वो इसने बताया। एसएसबी के बारे में इसने बताया आप लोगों को कि इसने क्या मिस्टेक्स करी, वही बताया, और आगे क्या मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को, इसने वही बताया। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे ऐसे स्टूडेंट्स की तरह बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।